हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन B2। लेकिन इससे पहले आपको एक खास जानकारी, जैसा कि आप इससे अवगत होंगे कि आपकी जो प्रसार शिक्षा के कुछ बैंक था, प्रसार शिक्षा का कुछ बैंक था, प्रश्न बैंक था, आपका लॉन्च हो चुका है और यह आपका दुकान पे उपलब्ध है। कुछ साथी गए थे वहाँ पे तो उपलब्ध नहीं हो पाया था, लेकिन आज दोपहर में उन्हें उपलब्ध करा दिया। तो आप वहाँ से जा कर के दुकान से आप ले सकते हैं, और या तो आप PDF चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से PDF को प्राप्त कर सकते हैं मिनिमम चार्ज के साथ। तो चलिए देखते हैं इसको। जब हम विटामिन B2 की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो विटामिन B2 हुआ करता है आपका B कॉम्प्लेक्स का ही एक विटामिन है। B कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से 8 विटामिनों का योग हुआ करता है, और इसमें से आपका विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, 7, विटामिन B9 और विटामिन B12 आता है। ये 8 विटामिन आते हैं। उसमें से हम पढ़ने वाले विटामिन B1 पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 को ही इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक नाम और है, वह कौन सा है? लैक्टोफ्लेविन। अब देखिए यहाँ पे जब राइबोफ्लेविन की बात हो रही है और लैक्टोफ्लेविन की बात हो रही है, इसके दो नाम हैं, तो दोनों के पीछे कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है, नाम को रखने का जानना होगा। अगर हम इसके राइबोफ्लेविन की बात करें तो जो इसका आपका राइबो शब्द हुआ करता है, यह आपका राइबोज नामक पेंटोज शर्करा से लिया गया है, क्योंकि आपके जो विटामिन हुआ करती है इसमें राइबोज नामक एक पेंटोज शर्करा पाई जाती है। और की बात करें तो जो फ्लेविन शब्द है यह जो है येलो ग्रुप यानी कि पीला रंग देते हैं, यानी अगर इसके वास्तविक कलर को देखें तो आपका यह जो विटामिन B2 हुआ करता है येलोइस्ट हुआ करता है। और उसको वह येलो रंग मिलता कहां से है? तो इसको येलो रंग मिलता कहां से है? तो यह आपका जो फ्लेविन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि येलो ग्रुप से बिलोंग करता है, अर्थात यह जो आपका येलोइस्ट हुआ करता है। और इसकी आपने पूरी जो है देखा कि इसका राइबो का मतलब क्या है कि राइबोज नामक पेंटोज शर्करा है, और फ्लेविन का मतलब एक प्रकार का फ्लेविन प्रोटीन है जो कि येलो ग्रुप से संबंध रखता है और इसका रंग पीला कर देता है। लेकिन यहीं पर इसका एक नाम और आता है जिसका नाम है लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन नाम क्यों रखा गया? लैक्टोफ्लेविन नाम रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हुआ करता है, क्योंकि विटामिन B2 को सबसे पहले इसी आपके ब्लड नहीं, क्योंकि जहां पर लैक्टो लग जाए उसका संबंध दूध से होता है, तो विटामिन B2 को सबसे पहले दूध से अलग करके किया गया था, दूध से अलग करके विटामिन B2 को देखा गया था। अतः इसीलिए इसका एक नाम और पड़ गया। क्या पड़ गया? लैक्टोफ्लेविन। यहीं पर जब लैक्टो की बात आती है तो आप लोग देखते हैं कि लैक्टिक एसिड का संबंध किससे है? आप लोग देखते हैं लैक्टेशन, दुग्धपान, जहां पर भी लैक्टिक आ जाए उसका संबंध हमेशा आपके दूध से हुआ करता है। चलिए इतनी बात हो गई तो आपने इसको समझा होगा। वहीं पर इसकी हम बात करें कि खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन B2 ये खोजकर्ता आपके हैं कौन है? कुहन है। विटामिन B2 की खोजकर्ता कुहन है, और सबसे पहले इसे दूध से अलग करके प्राप्त किया गया था। यही कारण है कि इसका नाम जो है आपका लैक्टोफ्लेविन पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका विटामिन B और विटामिन C वाटर सोल्यूबल हुआ करता है, लेकिन वाटर सोल्यूबल के साथ साथ आपसे जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे यही पूछता है यह किसमें आघुलनशील है? यह किसमें आघुलनशील है? तो जब हम आघुलनशील की बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने विटामिन B1 में देखा था, वही तत्व आपके इसमें भी हैं जो कि इसमें आघुलनशील हुआ करता है। वे आपके तत्व हैं कौन से? इसको देखते हैं। आपका हो गया ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, और आपका एसीटोन हो गया। यानी कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसमें आपका यह अघुलनशील हुआ करता है, जबकि यह पानी में घुलनशील विटामिन है। क्योंकि हमें पता है कि भैंस गई पानी में, यानी कि विटामिन B और C आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं। वहीं पर अगर हम देखें विटामिन B2 के कार्य को देखें तो विटामिन B2
शारीरिक वृद्धि में सहायता किया करती है, यानी कि शारीरिक वृद्धि के हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक हुआ करती है। और आपको पता होगा कि जो भी विटामिन आपकी वाटर सोल्यूबल हुआ करती हैं, इनको हमारे दैनिक जीवन में लेने की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में इन्हें लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाती हैं। हम खाते हैं, कुछ अवशोषित होगी, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो अपना जो काम का आज हमको आवश्यकता है वो हमारे शरीर तो ले लेती है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा है वह जो है पानी के साथ घुल करके जो है अपना पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर चली जाती है। अर्थात इन विटामिनों को प्रतिदिन के आहार में लेना चाहिए और इसकी पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं, हम अगर कार्य को देखें तो आपने देखा कि शारीरिक वृद्धि में सहायक है, वहीं पर त्वचा को सुंदर एवं क्रांतिमय बनाने में सहायक। आप लोग देखते हैं कि त्वचा को सुंदर और क्रांतिमय बनाने में सहायक होता है। आप लोग कितनी क्रीम लगाते हैं, कितने पाउडर लगाते हैं अपने को ग्लो दिखने के लिए। आप लोग स्क्रब, मैं देखता हूँ लोग स्क्रब लगाते हैं, कहते हैं कि स्क्रब लगाएंगे ग्लो करेगा। अरे आपने कभी समझा कि आपके बॉडी पे, आपके त्वचा पे जो आप लोग स्क्रब लगाते हैं वो कार्य कैसे करता है? आपने त्वचा की लाइफ पढ़ा है, आपकी त्वचा की एक लाइफ हुआ करती है। जब आप त्वचा पे अपने लगाते हैं, जो त्वचा आपके शरीर से डेथ होकर के कल समाप्त होने वाली थी, कल छोड़ने वाली थी आपके शरीर को, जब आप स्क्रब लगा देते हैं तो बल्कि उसी त्वचा को जो कल परसों छोड़ना थी उसी त्वचा को आज ही निकाल देता है। जब उस त्वचा को हटा देता है, उस ऊपरी लेयर को हटा देता है, तो वही आपके त्वचा की इनर लेयर जो कि आपकी कुछ रेडिश हुआ करती है, आपके ऊपर आ जाती है और आपको लगता है कि हमारा चेहरा ग्लो कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल हुआ करता है। जब देखते हैं कि जो लोग बराबर किया करते हैं उनके देखते हैं कि स्किन ऐसे ऐसे जो है उसमें सिकुड़न को देखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है अपने को ब्यूटी, अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, अपने को ग्लोविस्ट रखने के लिए आप लोग ऐसा प्रयास ना करिए। कभी काल नॉर्मल है, लेकिन डेली के यूज़ से बचिए। लेकिन देखता हूँ कि बहुत लोग हैं कि बिना उसके बाहर निकलेंगे नहीं। तमाम प्रकार की क्रीम आती है, कौन सी सनलाइट क्रीम होती, कौन क्रीम होती है आज तक नहीं लगाया तो वो जानकारी नहीं है, लेकिन इन सबसे बचिए। कहीं ना कहीं केमिकल है और आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको अपनी त्वचा को क्रांतिमय रखना है, चमकना है, तो क्या खाइए? विटामिन B2, क्योंकि आपने देखा कि विटामिन B2 आपकी त्वचा को क्रांतिमय बनाती, चमक देती है। और त्वचा में आप लोग देखेंगे कई सारी बीमारियां देखेंगे। अभी जब कमी की बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे कभी आपका ओठ किनारे फट जाएगा, कभी आपका बीच में घाव हो जाएगा, कभी गालों पे हो जाएगा, कभी आपके आंख पे जो है एक जालीदार संरचना बन जाएगी। तो इसकी कमी से भी कई सारी चीज देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपके त्वचा को सुंदर एवं क्रांतिमय बनाने में सहायक होती है। हार्मोन को नियंत्रित एवं नियमित करने का कार्य करती है आपकी विटामिन B2। हार्मोन को नियमित और नियंत्रित करने में भी इसका सहयोग हुआ करता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। आरबीसी के निर्माण में यह क्या होती है? सहायक होती है। वहीं पर आपका जो फ्लेवो हुआ करता है, जैसा कि आपने देखा कि जो फ्लेविन था, यहाँ पे आपका एक प्रकार का प्रोटीन था जिसका संबंध येलो ग्रुप से था, अर्थात इसी के कारण जो आपकी विटामिन B2 हुआ करती है यह येलोविस्ट हुआ करती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका फ्लेवो प्रोटीन है यह आपका एक प्रकार का कोएंजाइम है, और कोएंजाइम होने के कारण ही यह CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में आपका सहायक हुआ करता है, के पाचन में सहायक हुआ, के चयापचय में आवश्यक है, के चयापचय के लिए आवश्यक हुआ करता है। और वहीं पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका विटामिन B2 हुआ करता है यह आपके कोशिका श्वसन में सहायक है। विटामिन B2 कोशिका श्वसन में सहायता करता है, सहायक हुआ करता है। यानी कि हमने देखा कि विटामिन B2 के कितने कार्य हैं। सबसे पहले त्वचा को क्रांतिमय, सुंदर बनाने में, शारीरिक वृद्धि में सहायक, हार्मोन को नियंत्रित और नियमित करने में, आपके आरबीसी के निर्माण में, आपके फ्लेवोप्रोटीन जो कि कोएंजाइम है, इसी कारण से कोएंजाइम होने के कारण यह CHO यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में आवश्यक हुआ करता है, और आपके कोशिका श्वसन में भी सहायक है। और इसी प्रकार अब हम लोग देखने वाले हैं विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं अभी आप लोग देखेंगे। सारे के सारे जो रोग इसकी कमी से होने वाले हैं आपके स्किन से संबंधित हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है चिलोसिस। चिलोसिस की बात करते हैं तो लोग देखते हैं कि जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं, तो देखते हैं कि सूख जाता है, मुंह सूख जाएगा,
किनारे पर फट जाता है। वहीं से आपका चिरोसिस जब रोग हुआ करता है, जो कि विटामिन B2 की कमी से होता है, इसमें आपके ओठ के किनारे यहाँ पे घाव हो जाया करती है, घाव हो जाती है ओठ के किनारों पर, और इसी घटना को ही, इसी स्थिति को ही चिलोसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? चिलोसिस के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपके ओठों के किनारे पर त्वचा बेरुखी, घाव हो जाएगा, बेरुखी हो जाएगी, सूख जाती है और जो है घाव बन जाता है। और जब घाव बनेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो है दर्द देगा ही। वहीं पर हमारी जो दूसरी बीमारी हुआ करती है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस की बात करें तो जहां पर अभी आप लोगों ने चिलोसिस में देखा था कि हमारे ओठों के किनारे, हमारे ओठों को किनारों पर घाव हुआ करती थी, वही घाव अब आपके किनारों पर नहीं, बल्कि सबसे पहले आपके इसी हिस्से में आप लोग बहुत लोगों देखे होंगे कि उनका ओठ पूरा यहाँ पे फटा रहता है, ब्लड आता है, घाव बना रहता है। लेकिन और स्थिति देखी जाती है, और जब स्थिति गंभीर होती है तो आप लोग देखते हैं कि उनका पूरा का पूरा ओठ जो है फटा हुआ रहता है, या उनके पूरे के पूरे ओठ पर घाव दिखाई देता है। वहीं पर आपकी तीसरी बीमारी आती है, तीसरी आती है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस की बात करें तो इसका संबंध जो है जीभ के घाव से होता है। जब विटामिन B2 की कमी होती है तो जीभ लाल छोटे छोटे दाने, जीभ पर लाल और छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। अत्यधिक मात्रा में लार बनती है। लार क्यों अत्यधिक मात्रा में बनेगी? क्योंकि जब आपके जब जीभ पर घाव हो जाता है तो आपको पता है कि जो आपकी लार हुआ करती है, इसमें आपका एक एंजाइम पाया जाता है जो आपका आंख में पाया जाता है, जो आपके पसीने में पाया जाता है। वह कौन सा एंजाइम है आप लोग कमेंट करिए। आपको पता है कि लार में उसी एंजाइम की उपस्थिति, आंख में उसी एंजाइम की उपस्थिति के कारण आपकी आंख में कोई कीड़ा चला जाता है, या जो है पसीने में देखते हैं बहुत सूक्ष्म जब कीटाणु आ जाया करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। आपके पसीने के टेस्ट में आता है, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। उसी प्रकार से आपकी जीभ में भी वह गुण हुआ करता है, और जब उसके संपर्क में आता है तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया को डेवलप होने नहीं देता है। यही कारण है कि आप लोग देखते हैं कि जनरली आपके मुख में इस तरह का कोई भी संक्रमण नहीं हुआ करता है। वह कौन सा है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि आपकी आंख में आपके जो है श्वेत ग्रंथियों से निकलता है, जो आपका पसीना है उसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, और उसके साथ साथ आपके लार में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। तो जब आपके जीभ पर घाव है तो उसमें सड़न ना हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से पस निकलेगा, कुछ होगा तो आपकी लार जो बराबर मात्रा में निकलेगी। और निकलने का कारण उसका वही है कि हमें इस घाव को बढ़ने नहीं देना है। जहाँ तक उसकी क्षमता होती है लाइसोजाइम की, कहती है जाओ जाओ, तुम वहाँ भी आपकी आवश्यकता है, आप जाइए, और तुरंत इसको छोड़ते, लार का स्राव करते उसका लाइसोजाइम आता है और खूब मारता है, खूब फाइटिंग होती है दोनों में। जो जीत जाता है, अगर आपके घाव के जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, अगर वो जीत गए तो आपको फैल जाते हैं, लेकिन अगर वो मार दिया तो आपका घाव ठीक हो जाता है। यही चलता रहता है आपके शरीर में। चलिए, तो इतनी बात हो गई, आपका तीसरा नंबर हो गया। वहीं पर अगर हम चौथी की बात करें, आपका जो चौथी बीमारी है आपकी कार्नियल वस्कुलाइजेशन है। कार्नियल वस्कुलाइजेशन। अब देखिए, जब कार्नियल वस्कुलाइजेशन की बात होती है तो आपको कार्नियल का संबंध कार्निया से जोड़ना है। आपको कार्निया कहाँ पे होता है? आप लोग देखते हैं कि आपके जो आंख हुआ करती है, जैसा कि अभी पीछे वीडियो में 2-4 दिन पहले पढ़ाया था, आपको विटामिन A पढ़ाया था, तो उसमें कई सारी बीमारियां बतानी थी, तो हमने आंख का चित्र बनाया था और वहां पे हमने आपको कार्निया बताया। जो आपके आंख का ऊपरी लेयर हुआ करती है वो आपकी कार्निया की हुआ करती है, कार्निया हुआ करती है। और वहीं से एक चीज और जान लीजिए, जो आपकी कार्निया हुआ करती है यह आपकी निर्जीव हुआ करती है। इसमें ब्लड प्रवाह नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स ही नहीं पाई जाती हैं। कार्निया में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण आपके आंख का, जो लोग नेत्र दान किया करते हैं और आपके आंख से कुछ नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी जो है कार्निया को निकाल करके किसी अन्य व्यक्ति के आंख में लगा दिया जाता है। तो कार्निया, अब यहाँ पे हम रोग की बात कर रहे थे, कौन सा? कार्नियल वस्कुलाइजेशन। कार्नियल वस्कुलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें जो आपकी कार्निया हुआ करती है वहाँ पे शुष्क हो जाती है, शुष्क हो जाएगा, उसमें चोट आ जाएगा। चोट आने के बाद उसमें देखने को विशेष रूप से जब इसका रूप विकट हो जाता है, आंख से पानी आना, बार बार धूप का लगना, प्रकाश का लगना, फोटोफोबिया, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछा था, फोटोफोबिया क्या है? फोटोफोबिया क्या है? जब व्यक्ति को प्रकाश से डर लगने लगे उसी स्थिति को फोटोफोबिया कहा जाता है। और इसमें जो आपका कार्नियल वस्कुलाइजेशन होता है तो इसमें भी फोटोफोबिया को देखा जाता है। तो व्यक्ति देखा क्यों जाएगा? क्योंकि जो उसकी कार्निया है वो प्रभावित हो चुकी है,
वो प्रभावित हो चुका, उसमें घाव आ चुका है और घाव आने से बड़ा उसकी आंख से पानी आएगा, प्रकाश उसको डर लगेगा और इन सारी घटनाओं को देखा जाता है। उसका जब विकट रूप हुआ करता है तो आपके आंख का जो आपका कंजक्टिवा हुआ करता है, कंजक्टिवा सफेद भाग को कहते हैं, और जो आइरिस आपका हुआ करता है, इसी से आपके आंख का कलर का डिसाइड होता है कि आपकी आंख कौन किस कलर की है। और जो आपका सबसे बीच का सेंटर का भाग होता है उसको प्यूपिल कहते हैं, उसी के माध्यम से प्रकाश आपकी आंख में जाता है। तो आपका जो कार्निया होकर प्रभावित होती है वहां पे आपकी आंख पर यानी कि जो आपका कंजक्टिवा जो सफेद भाग है वहां पे देखने को मिलता है आपकी पतली पतली नसें दिखाई देती हैं और उन नसों में ब्लड की क्लॉटिंग ऐसा दिखाई देता है और दिखाई देने के साथ साथ एक जालनुमा संरचना दिखाई देने लगती है और इसी को ही क्या कहते हैं, आपका कार्नियल वास्कुलाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके 5वें नंबर की हमारी बात करें तो आपकी यह है एंगुलर डर्मेटाइटिस। एंगुलर डर्मेटाइटिस की बात करें तो यह गालों पर घाव है। गालों पर घाव यानी कि आपके गालों पर घाव हो जाता है, जैसा कि गालों पर घाव हो जाएगा या आपके गालों की त्वचा शुष्क पड़ने लगती है, इसी को ही इसको क्या कहते हैं, एंगुलर डर्मेटाइटिस। लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होंगे क्योंकि यहाँ पर भी एंगुलर लगा है और इसके पहले आपने देखा था कि यहाँ पर भी एंगुलर लगा था, लेकिन यहाँ पर जो एंगुलर लगा था वह एंगुलर स्टोमेटाइटिस था, यहाँ पर एंगुलर डर्मेटाइटिस। जब स्टोमेटाइटिस था तो इसका संबंध जीभ से था, लेकिन यहाँ पर जब एंगुलर डर्मेटाइटिस है तो आपका डर्मिस का मतलब त्वचा है, यानी कि गालों पर घाव या जो है गालों की त्वचा जो है का शुष्क होना, वही आपका एंगुलर डर्मेटाइटिस कहलाता है। वहीं पर आपकी अगली बीमारी आती है नेसोला वायल और सेवरोइक। नेसोला वायल सेवरोइक और आपका कुछ नहीं है बल्कि जब आप हंसते हैं तो हंसते समय जहां पर ऐसी आपकी लाइन बनती है, आप लोग हंस के देख सकते हैं, हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो जहां जहां पे लाइन बनती है एक रेखा का निर्माण होता है और या तो यहाँ पर कानों पे या आप लोग हंसते हैं तो यहाँ पर देखते हैं लाइन बन जाती है, यहीं पर आपकी चोट आ जाती है, घाव बन जाती है और उसी को ही आपका जो है क्या कहा जाता है, नेसोला वायल सेवरोइक के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्माइल लाइन नाक के आसपास के हिस्से जब पक जाते हैं वहां पे चोट आ जाती है, यह आपका कुछ और नहीं बल्कि आपके विटामिन B2 की कमी का लक्षण है। और हम जब नियमित मात्रा अपने भोजन में विटामिन B2 को लेते हैं तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इतनी बात हो गई। अब जब हमारी इतनी बात हो गई बीमारी को लेकर के, अब हम यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो विटामिन B2 की कमी है, विटामिन B2 की कमी को आपका एरिबोफ्लेविनोसिस के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 की कमी को एरिबोफ्लेविनोसिस के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जब हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हुआ करती है, तो पेलाग्रा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, तो आपका विटामिन B3 है। विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है। लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन B2 की भी कमी हुआ करती है तब जो है आपके पेलाग्रा के लक्षण जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसी के कारण इसे पेलाग्रा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ ही साथ इसे जो है पेलाग्रा साइन पेलाग्रा विटामिन भी कहा जाता है। पेलाग्रा साइन पेलाग्रा विटामिन और उसके साथ साथ आपका एरिबोफ्लेविनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये किस कब जाना जाएगा, कमी को देखा जाए, जब इसकी कमी होती है तब इसको इतने नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात हो गई आपकी और शायद समझ भी आया हो आपको। और इसके साथ और हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में तो लिख नहीं पाया लेकिन जान लेते हैं कि जो आपके शरीर में विटामिन की कमी हुआ करती है तो आप लोग देखते हैं कि आपके स्किन जगह जगह पर फट जा रही है, ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपके स्किन पर, आपकी त्वचा पर, आपकी चमड़ी पर हमेशा घाव की स्थिति है। और जब वही घाव आपके अंदर हो जाए, आपके आंतरिक अंगों पर हो जाए, आपके आहार नली में हो जाए, जब वो बने तो उसी को कहा जाता है अल्सर। अल्सर जो हुआ करता है आपके कैंसर का छोटा रूप हुआ करता है। कैंसर की शुरुआत अल्सर से होती है और आपके कैंसर की शुरुआत अल्सर से होती है। और अल्सर क्या है कि आपके आंतरिक अंगों में घाव। आप लोग देखते हैं कि आमाशय में घाव कहेंगे, जो हमें आमाशय में घाव है, चोट है। अल्सर हमको हो गया, हम ज़्यादा जो है नहीं खा सकते हैं, ज़्यादा मसालेदार नहीं खा सकते, ज़्यादा चिपचिपा नहीं खा सकते हैं, आपका वो तेल वाला नहीं खाते, मसाला ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते हैं। तो क्या है, आमाशय की जो म्यूकोजा लेयर है, आपकी वह डिस्टर्ब हो चुकी है। जब वह डिस्टर्ब हो गई है तो आप जो भी इस तरह का खाद्य पदार्थ खाएंगे वो आपके लिए हानिकारक होगा, आपको समस्या होगी। तो आपके शरीर में
जब विटामिन B2 की कमी हुआ करती है तो इसकी कमी से अल्सर का देखा जाता है। तो अल्सर का मुख्य जो कारण हुआ करता है विटामिन B2 की कमी। अल्सर क्या, अल्सर होने का मुख्य कारण विटामिन B2 की कमी, और उसके साथ साथ एक बहुत स्पेसिफिक है मेल के लिए, जो कि विटामिन B2 की कमी से जो पुरुष के आपके अंडकोश में घाव हो जाता है, पुरुष के अंडकोश में आपका घाव हो जाता है, किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। और आपको पता है कि विटामिन B2 का अवशोषण आपकी छोटी आंत में होता है, और आपको यह भी पता है कि यह जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती है, अर्थात जो है ये हमारे शरीर से मूत्र और मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो चलिए इतनी बातें हम लोगों ने सीखा, जाना और पढ़ने का प्रयास किया इसके बारे में, विटामिन B2 को लेकर के। चलिए पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अब तक जुड़े रहे, इसके लिए आपको तहे तहे दिल से धन्यवाद।